income from house property. The name itself denotes if you have a house property from where you are earning any income. Now the point comes, सर हाउस प्रॉपर्टी से इनकम अर्न कैसे करेंगे सर, कौन सा इनकम होता है सर? स्टूडेंट्स को लगता है मेरे पास घर है, वो घर को मैंने बेच दिया, 10 लाख का घर था 12 लाख में बेच दिया, 2 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट हुआ तो वो 2 लाख रुपए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा। नो 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 नो, घर बेचना तो वन टाइम होता है, वो तो कैपिटल आइटम हो जाता है। इनकम मतलब जो रेवेन्यू आइटम होता है, रिकरिंग नेचर का होता है। तो घर से आपका इनकम कैसे हो सकता है? इनकम ओवर हियर डिनोट्स रेंटल इनकम। तो in order to be taxable under this head, that is income from house property, there are 5 heads of income, जिसमें से एक है income from house property. You need to follow certain conditions. Some conditions are to be satisfied. जैसे कि सबसे पहले इनकम होना चाहिए रेंटल इनकम, सेकेंड हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। अब हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली बिल्डिंग होना चाहिए। अब क्या होता है, आपके पास एक वैकेंट लैंड है, ये वैकेंट लैंड आपने कोई से वेडिंग प्लानर या इवेंट मैनेजर जो होता है, इवेंट मैनेजमेंट करता है, वो कंपनी को आपने इसको भाड़े में दिया है कि आपका ये लैंड में वो लोग वो मैरिज सेरेमनी कुछ भी इवेंट्स के लिए वो वहाँ पर पंडल फंडल बना के उसको भाड़े में लेगा, मतलब आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। उसके लिए वो हर महीना आपको 50,000 रुपीज देता है एज अ रेंट। अब क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है, आके बोलता है 50,000 रुपीज हर साल आपका बैंक अकाउंट में आ रहा है, तो इसमें आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हो जाता है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। हम बोलता है यहाँ पर तो हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं, ये तो मेरा सिर्फ लैंड, हाउ कैन दैट इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी? हाउस प्रॉपर्टी होने के लिए मतलब इनकम फ्रॉम एचपी होने के लिए देयर मस्ट बी एन हाउस प्रॉपर्टी। वैकेंट लैंड का रेंटल इनकम विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड। तो सर क्या होगा? तो बहुत जन को लगता है तो अच्छा हुआ, ऐसा इनकम में मेरे को टैक्स नहीं लगेगा। नो नो, टैक्स तो लगेगा ही, ये अदर सोर्सेज में लग जाएगा, समझा बात को, बट हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगा। तो वैकेंट लैंड विल नॉट बी कवर्ड। सेकेंड आता है एक पॉइंट से आपके पास एक बंगलो है, वो बंगलो का सामने में गार्डन है, यहां पर आपका मेन एंट्रेंस है, तो यहाँ के घुस के कार यहाँ पर पार्क करता है और यहाँ से आप घुसते हो और यहाँ पर गार्डन है, ठीक है। अब ये बंगलो खाली रहता है क्योंकि आप कहीं और रहते हो। तो व्हाट यू हैव डिसाइडेड कि यू वांट टू गिव दिस प्रॉपर्टी ऑन रेंट। तो ऐसा बंगलो का रेंट तो काफी ज्यादा होता है, महीने का आप मान के चलो 2-3 लाख रुपया के आसपास, 3-4 लाख रुपया के आसपास। तो 2 लाख के आसपास का रेंट आपने इसका तय किया और यू हैव डिसाइडेड टू गिव दिस ऑन रेंट। सर ऐसा 2 लाख का रेंट कौन लेगा? बहुत जन लेता है, और या फिर नॉर्मली जो लोग अब्रॉड में रहते हैं वो लोग इंडिया में आता है, कोलकाता में आता है, तो वो लोग कुछ दिनों के लिए इसको रेंट ले लेता है, से 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना वट एवर इट इज। तो आप ऐसा रेंट इसको देते हो। नाउ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है, आके बोलता है आपको रेंट मिला? बोला हाँ मिला, तो आप हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स दीजिए। बोले एकदम जरूर देंगे, हाउस प्रॉपर्टी तो है ही, लेकिन ये 2 लाख रुपया यहां पर लैंड है, यहां पर हाउस प्रॉपर्टी है, दोनों मिला के मैंने 2 लाख रुपया लिया है। दिस वैकेंट लैंड इज ऑलमोस्ट 20% ऑफ द होल प्रॉपर्टी। तो 80% घर ऑक्यूपाई करता है, 20% वो वैकेंट लैंड ऑक्यूपाई करता है। तो हम 80% मतलब 1,60,000 रुपया हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स देगा पर मंथ, इंटू 12 कर देगा। नाउ यू टेल मी वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट। ये आपको लग सकता है कि ये ऐसे कैसे डिसाइड कर सकता है। अगर वो ऐसा बोलता है कि अगर लैंड आपको नहीं चाहिए तो हम आपको घर से रेंट में देगा 1,60,000 रुपया, और ये वैकेंट लैंड किसी और को मैंने 40,000 में दे देगा। अब द पॉइंट कम्स, ये वैकेंट लैंड रेंट में कौन लेगा? लेगा यहाँ पर पार्क, यहाँ पर चिल्ड्रन पार्क वगैरह बना हुआ है, तो नॉर्मल पब्लिक के लिए या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने ये पार्क खोल दिया, उससे आपने 40,000 रुपीज रेंट ले रहे हो, और जो आपके बंगलों में रहता है सिर्फ उसके लिए आपने 1,60,000 रुपये ले रहे हो। तो ऐसा सिचुएशन अगर होता है, एसएससी ऐसा बोल सकता है कि हमने ऐसा करके दिया है, बट ये एक्चुअली इलॉजिकल है। तुम सोचो कोई अगर ये बंगलो भाड़े में लेगा, विल यू लाइक द कॉन्सेप्ट दैट आप यहाँ पर रहते हो, सुबह उठ के आपका गार्डन में नॉर्मल पब्लिक लोग घूमता रहेगा, ये आपका ओन पब्लिक है मेन गेट के अंदर में? ऑब्वियसली यू विल नॉट लाइक दिस थिंग, राइट? तो ऐसा आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो।
तो यहाँ पर लैंड भी इसके साथ अटैच हो जाता है, दिस लैंड विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ योर हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर एक्ट में क्या बोला है, लैंड एपोर्टेनेंट, एपोर्टेनेंट का मतलब क्या होता है, अटैच्ड, appertaining to house property will also be covered. So I hope this is clear now. Now house property का आपको ओनर होना पड़ेगा। ओनर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, बेनिफिशियल, लीगल। जिसके पास बेनिफिशियल ओनरशिप आ जाता है उसको भी वो घर का मालिक बोला जाता है। सर बेनिफिशियल लीगल का मतलब क्या होता है, ये मैंने एक दूसरा चैप्टर में भी सिखाया था कि लीगल ओनर मतलब होता है कि पेपर डॉक्यूमेंट सब कुछ आपका नाम पे हो गया, और बेनिफिशियल ओनर का मतलब हो जाता है पेपर डॉक्यूमेंटेशन आपका नाम पे हुआ नहीं है, लेकिन आप उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट्स उठा रहे हो। बेनिफिट्स बोले तो से रेंटल इनकम, चाबी आपके पास आ गया। इट्स लाइक कि इन द मंथ ऑफ मार्च यू बॉट अ हाउस प्रॉपर्टी, उस हाउस प्रॉपर्टी में टेनेंट आपने बैठाया मार्च का महीना में, you transferred the whole money of the sale price of the building to the previous owner and you got the keys for the property, but क्या होता है, due to some situations पेपर वर्क हो नहीं पा रहा है, कोर्ट बंद हो जाता है, ये हो जाता है, वट एवर इट इज, तो लीगल स्टेप्स में टाइम लग जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, एसएससी बोलता है, मतलब आई मीन टू से प्रीवियस ओनर को आप बोलते हो कि मेरे को चाबी दे दीजिए, कम से कम आई कैन एंजॉय द प्रॉपर्टी बिकॉज हमको टेनेंट बैठाना है यहाँ पर और मेरे को अच्छा खासा टेनेंट मिला है। तो ऑब्वियसली वो ने उसने क्या किया, प्रीवियस ओनर ने हैव हैंडेड ओवर यू द कीज ऑफ दैट बिल्डिंग। ये कीज आपके पास आने के बाद आप क्या करोगे, ऑब्वियसली उसको रेनोवेशन या कलरिंग रिपेयरिंग जो भी कुछ करना है करके आप उसको भाड़े में डाल दिया। तो मार्च का महीने का भाड़ा आपको मिल गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है आपके पास, आके बोलते हैं आपको भाड़ा मिला, बोला हाँ मिला, कौन सा महीने का, एक ही महीने का, तो आपने इसका टैक्स क्यों नहीं दिया, तो क्यों टैक्स क्यों देंगे, बोला हाँ टैक्स देना है, आपको रेंटल इनकम हो रहा है और यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी भी है, वैकेंट लैंड नहीं है ये। तो तुम उसको समझाते हो असेसिंग ऑफिसर को, असेसिंग ऑफिसर को कि सर देखिए हम माना कि ये घर है, ये घर का हमको रेंट मिला, लेकिन एक दिक्कत का बात हो जाता है, ये प्रॉपर्टी अभी मेरे नाम पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, किसका रजिस्ट्रेशन है, प्रीवियस ओनर का जिससे हमने खरीदा है, डॉक्यूमेंट्स उसका नाम पे ही है, तो आप जाके उनके पास से टैक्स ले लीजिए। अब असेसिंग ऑफिसर उनके पास जाता है तो वो बोलता है मेरे पास इनकम ही नहीं है, तो ये कैसे डिसाइड होगा। इसीलिए नोटिफिकेशन देके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोल दिया है प्रॉपर्टी का बेनिफिशियल ओनर कौन है, मतलब बेनिफिट्स कौन एंजॉय कर रहा है, बेनिफिट्स आप एंजॉय कर रहे हो, तो लीगल ओनर इज नॉट रेलिवेंट, बेनिफिशियल ओनर इज मच मोर रेलिवेंट, तो यू विल बी रिगार्डेड एज अ ओनर एंड यू विल हैव टू पे रेंटल इनकम के ऊपर टैक्स। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो हम लोग का यहाँ पर बेसिक्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया। अब हाउस प्रॉपर्टी में सम्स जो आता है उसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मेट आता है, द फॉर्मेट नेवर चेंजेस, तो वो फॉर्मेट हम आपको एक बार लिखा दे रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर असेसमेंट ये लिख लीजिएगा। सबसे पहले आता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, आउटर कलम में टिक, लेस म्यूनिसिपल टैक्स, we will be getting our net annual value। यहां से हम लोग लेस करेगा, लेस डिडक्शंस, दो प्रकार का डिडक्शन होता है, अंडर सेक्शन 20 एट द रेट 30%, इनर कलम में टिक, अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन लोन, टोटल मिला के आउटर कलम में टिक, और ये एनएवी से माइनस करोगे, डबल टिक करोगे, आ जाता है मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। डू रिमेंबर दिस फॉर्मेट, जो भी सम होगा सब इसी फॉर्मेट में होगा। हम लोग हर एक आइटम को सीखेंगे, जीएवी निकालना सीखेंगे, म्यूनिसिपल टैक्स सीखेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% सीखेंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन सीखेंगे।
ये पूरा फॉर्मेट में जिसमें हम लोग को सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा वो है जीएवी कैलकुलेशन करना सीखने में और इंटरनेशनल लोन सीखने में। बाकी जो है म्यूनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन आर वेरी इजी। तो ये दो अगर हम लोग सीख लेता है, स्पेशली जीएवी अगर हम लोग सीख लेता है, तो हम लोग का ऑलमोस्ट 70% ऑफ द चैप्टर हम लोग का ओवर हो जाएगा। तो इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, जैसे ही हो जाएगा अब बोल देना डन सर, या कोई क्वेरी थे तो पूछ। So after writing down the format of the sums कि हम लोग कैसे करेगा, we will now calculate annual value. Step 1, reasonable rent. Now this term varies from book to book, college to college, institution to institution, but मतलब सबका सेम ही है। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट को कोई कोई एक्सपेक्टेड रेंट भी बोलता है, हम रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं, इसीलिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरईआर बोलता है। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करेगा? पहले वी विल राइट डाउन ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, then we will write down fair rent. पॉइंट नंबर सी में होगा हायर ऑफ ए एंड बी, मतलब जीएमबी और फेयर रेंट का हायर जो होगा। प्लस माइनस का कोई सीन नहीं है यहाँ पर, स्टूडेंट लोग पता नहीं अपना ही दिमाग लगा लेता है, एग्जाम हॉल में जाके जीएमबी और फेयर रेंट को जोड़ लेता है। नो नो नो, ये दोनों का हायर लेना है। पॉइंट नंबर डी में स्टैंडर्ड रेंट, पॉइंट नंबर ई में रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट ब्रैकेट में लोअर ऑफ सी एंड डी। नाउ द पॉइंट कम्स, सर जीएमबी फेयर रेंट ये सब कहां से मिलेगा? ये सब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया जाएगा सर। प्रैक्टिकल केसेस में, प्रैक्टिकल केसेस में भी जब आपका पास घर होगा तो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन होगा, तो वो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन जो होता है उसी को जीएमबी बोलते हैं, फेयर रेंट ये सब मिल जाता है हम लोगों को उस एरिया का वैल्यू। तो जैसे आप अपना लोकल असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर क्या होता है ना, जो ऑफिसर होता है हर एक वार्ड, जैसे इलेक्शन में होता है ना वार्ड नंबर, तो वो कंस्टिट्यूएंसी के हिसाब से वार्ड नंबर के हिसाब से अलग अलग असेसिंग ऑफिसर होता है। तो आप असेसिंग ऑफिसर का हेल्प लेके फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, जीएमबी पता कर सकते हो। तो दिस आर वेरी सिंपल, उतना कोई चाप का बात नहीं होता है। तो फ्रॉम प्रैक्टिकल, फ्रॉम सम्स पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल दिस डेटा विल बी गिवन, यू विल जस्ट हैव टू कैलकुलेट हायर, एंड देन जो हायर आया उसके साथ स्टैंडर्ड रेंट का कंपेयर करोगे, यू हैव टू टेक द लोअर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक मीनिंग, उतना डीप में जाना नहीं है, दिस टर्म्स ये सब नॉर्मल टर्म्स है, बट फिर भी हम आपको एक बेसिक आइडिया दे देता है। ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, एज यू नो, हर एक प्रॉपर्टी कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में आता है। इफ यू आर इन अ टाउन और सिटी, जैसे कोलकाता होता है, हावड़ा होता है, सब अलग अलग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, हावड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, फिर आपका वो हिंद मोटर जो है, लिलुआ है, वो सब अलग अलग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। लिलुआ शायद हावड़ा में आता है। ये जैसे आप जितना इंटीरियर्स में जाओगे, गांव में जाओगे, तो आपका वो कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या बोलते हैं, जुरिस्डिक्शन क्रॉस करके आप गांव में जाओगे तो वो कवर आ जाता है पंचायत के अंदर में। तो पंचायत के अंदर में होगा तो ये कवर नहीं हो रहा है, दिस इज ओनली फॉर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, तो जीएमवी, ग्रॉस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू इज द वैल्यू असाइंड बाय द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। जिस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपका घर है, इस म्यूनिसिपल वैल्यू के ऊपर बेस करके आपको एक अलग से म्यूनिसिपल टैक्स दिया जाता है। ये म्यूनिसिपल टैक्स देखो मैंने यहाँ पर बोला था बाद में लेस करना है। म्यूनिसिपल टैक्स डिपेंड्स ऑन योर म्यूनिसिपल वैल्यू, वैल्यू हैव बीन फिक्स्ड बाय द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, फेयर रेंट क्या होता है? इस यहाँ पर इतना रेंट आपको मिलना ही चाहिए। एक स्टैंडर्ड रेंट, नॉट स्टैंडर्ड, फेयर रेंट का मतलब होता है जो इतना का रेंट आपको मिलना ही चाहिए। और स्टैंडर्ड रेंट होता है गवर्नमेंट फिक्स कर देता है कि उस एरिया में ये रेंट होना चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा ले रहे हो तो आपका टेनेंट बुद्धू है, आप उसको बुद्धू बना रहे हो। तो स्टैंडर्ड रेंट इज रेंट फिक्स बाय गवर्नमेंट। तो इसीलिए स्टैंडर्ड रेंट और इसका लोअर होता है, मतलब मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट होगा, उसके ऊपर का 100, ये आ गया 120, ये आ गया 120, आपको 120 लेना है, मतलब मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट क्रॉस नहीं करेगा। तो ये हो गया मेरा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। सर हम लोग क्या निकाल रहे थे? हम लोग निकाल रहे थे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू अभी तक आया नहीं है, स्टेप 1 हुआ। स्टेप 2, कैलकुलेट एनुअल रेंट रिसीवेबल। सर इसका मतलब क्या होता है?
ARR बोल के हम इसको डिनोट करते हैं, एनुअल रेंट रिसीवेबल, मतलब पूरा साल में आपको कितना भाड़ा मिलना चाहिए। तो मिलना चाहिए क्यों? क्योंकि ऐसा होता है बहुत जगह कि टेनेंट 1 महीना 2 महीने का भाड़ा नहीं दिया, तो इसीलिए उसको ARR रिसीवेबल वाला वर्ड होता है। मतलब आपको मिला है कि नहीं मिला वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पूरा साल कितना रेंट मिलना चाहिए टेनेंट से उसको आप डालोगे। तो ये जो जैसे ARR आपने डाल दिया, स्टेप 3 GAV इज इक्वल टू हायर ऑफ RER एंड ARR। तो फिर हम लोग का यहाँ पर शॉर्टकट में बता रहे हैं क्या क्या हो रहा है। पहले आपका आया हायर, ये दोनों का हायर, फिर आपका आया लोअर, और फिर आपका आया हायर। डू रिमेंबर दिस थिंग, राइट इट डाउन इन योर कॉपी। H1 H4, मतलब there are 4 houses, 4 cases rather, 1200 1000, don't copy now, একটু wait করে যাও। 1200 1000 standard rent, 800 ARR 900। How to solve this? See, I have left one line after GMB and fair rent, क्यों? इसमें हायर लेने के लिए, तो 1200, फिर 1200 800 के बाद एक लाइन छोड़ा है, क्यों? इसमें लोअर लेने के लिए, तो 800 मेरा हो जाता है RER, RER और ARR का हायर यानी कि 900। इन दिस वे यू विल बी सॉल्विंग द सम। H1 मैंने कर दिया, आपको H2 H3 H4 करना है। जस्ट वेट, गिविंग यू द फिगर्स। Please solve and let me know the answers of H2 H3 and H4। तो 2700 में 2700, 2700 में हायर 2800, ठीक है। 4200 4000 में हायर 4200, वेरी गुड। 2700 तो 2700, लोअर 2700, हायर 1000, वेरी गुड, ठीक है। तो thus we have understood how to calculate GAV from straightforward figures। अब क्या होता है, sometimes this GMV is not provided, instead net municipal value, मतलब NMV, और only municipal value is provided। only municipal value मतलब समझेगा net municipal value होता है। तो क्या करना पड़ेगा, NMV म्यूनिसिपल वैल्यू अगर दिया हुआ है, हमको तो चाहिए GMV, तब हम लोगों को NMV से इसको GMV में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसी का टेक्निक हम आपको बता रहे हैं। ऐसा में दो सिचुएशन आता है। वन सिचुएशन विल बी मेट्रो सिटीज में अगर आपका घर है तो, अनदर सिचुएशन विल बी नॉन मेट्रो में अगर आपका घर है तो। एक सेकेंड। तो अगर मेट्रो सिटीज में आपका घर होता है, नॉन मेट्रो में होता है, तो मेट्रो में क्या होगा हम आपको बता रहे हैं। NMV इज इक्वल टू GMV माइनस 10% of GMV माइनस वाटर टैक्स माइनस सीवरेज टैक्स, सीवरेज बोलते हैं, सीवरेज टैक्स। और इफ योर प्रॉपर्टी इज इन नॉन मेट्रो, देन NMV इज इक्वल टू GMV।
अब मेट्रो सिटी नॉन मेट्रो सिटी का मतलब क्या होता है, बहुत जन का ये कॉन्सेप्ट रहता है सर, जिस शहर में मेट्रो है, मेट्रो रेलवे, उसको मेट्रो बोलते हैं। नो 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 नो, मेट्रो मतलब बहुत बड़ा टाउन, बहुत बड़ा सिटी, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आदमी डिपेंडेंट है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो मेट्रो सिटीज इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से अभी तक हम लोग का इंडिया में 4 ही मेट्रो सिटीज है, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, बेंगलुरु, पुणे, ये सब अभी तक माना नहीं जाता है। ओके, नॉन मेट्रो बाकी सब सिटीज या टाउन्स को नॉन मेट्रो माना जाएगा। तो मेट्रो सिटी के हिसाब से एनएमवी निकालेंगे या एनएमवी दिया जाएगा तो जीएमवी निकालेंगे। रिलेशनशिप कैसा है, जीएमवी माइनस 10% ऑफ जीएमवी माइनस वाटर टैक्स माइनस सीवरेज टैक्स। तो ये है क्या चीज सर, वाटर टैक्स सीवरेज टैक्स? वाटर टैक्स सीवरेज टैक्स आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बहुत जगह चार्ज करता है। अभी भी कोलकाता में बहुत जगह में वाटर टैक्स चार्ज नहीं होता है, बट बहुत जगह में शुरू भी हो गया। जैसे कि आई हैव हर्ड कि सॉल्ट या विधाननगर में वहाँ पर शायद वाटर टैक्स लिया जाता है। तो आज से 10-12 साल बाद ऐसा होगा कि कोलकाता में वाटर टैक्स चालू हो जाएगा, बट इंडिया में बहुत जगह वाटर टैक्स लिया जाता है, क्योंकि सो दैट यू डू नॉट वेस्ट योर वाटर। तो आप जितना वाटर यूज करोगे आपका बिल्डिंग में, उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है, बिल्डिंग को देना पड़ता है। तो ये होता है वाटर टैक्स। सीवरेज टैक्स मतलब ड्रेनेज के लिए, तो उसका मेंटेनेंस एंड ऑल के लिए भी टैक्स लिया जाता है। कोलकाता में अभी तक ये सब नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो जीएमवी माइनस 10% ऑफ जीएमवी माइनस वाटर टैक्स माइनस सीवरेज टैक्स विल गिव अस एनएमवी, and for non-metro NMV GMV सेम टू सेम। तो लेट अस डू वन बेसिक सम जहां से हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। GMV is in Kolkata, 1 lakh, sorry, 1,70,000, water tax 6,000, sewerage tax 4,000. Please take your time and calculate GMV. Since the property is in Kolkata, we know NMV is of GMV, sewerage tax 1,000, 4,000. So this comes this side to percent of GMV, going 90%, 2 lakhs. Calculation of gross annual value when there is unrealized rent. Point number 1, RER will be calculated as usual, पहले जैसे था वैसे ही होगा। ARR minus UR मतलब unrealized range will be calculated as usual नहीं। Point number 3, GAV is equal to higher of RER and ARR minus UR करके जो आया वो दोनों का हायर। नाउ द पॉइंट कम्स है, अनरियलाइज्ड इनकम मतलब क्या होता है? अनरियलाइज्ड इनकम मतलब होता है, आप समझो कि आपका कोई डेटर्स है या मतलब टेनेंट है जो आपको रेंट नहीं दे पाया, वो बोला हम आपको दे देगा, मतलब प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं है, प्रॉपर्टी में टेनेंट था, टेनेंट कुछ महीने का भाड़ा दे नहीं पाया या कुछ अमाउंट दे नहीं पाया, से 1 महीने का भाड़ा 3,000 रुपीज उसने नहीं दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, आरईआर जैसे कैलकुलेट होता है वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। एआरआर से जो पैसा नहीं मिला जैसे कि 3,000 रुपीज, वो माइनस कर देंगे, माइनस अनरियलाइज्ड, तो वो जो आता है उसके साथ अभी हम लोग कंपेयर करेगा आरईआर का, जो हायर होगा उसको हम लोग जीएवी ले लेंगे। तो एग्जांपल दीजिए।
GMB parent 90 370 standard rent 140 310 ARR पर एनम एनुअल रेंट है तो पर एनम ही होता है 120 360 अनरियलाइज रेंट 2 मंथ्स और 40 रुपीज। मतलब यहाँ पर H1 के लिए 2 महीने का भाड़ा हमको मिला नहीं है और H2 के लिए 40 रुपीज अभी भी बाकी है, तो आपको निकालना पड़ेगा GAV। प्लीज कैलकुलेट एंड लेट मी नो द आंसर। अच्छा यहाँ पर ये हायर होगा 120, RER आ गया, इनको लिखना पड़ेगा GMB फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट एक लाइन का जगह छोड़ के। तो RER इसका 120 आ रहा है, इसका है 310 आपका RER इसका आ जाता है। अब ARR माइनस अनरियलाइज रेंट 120 इज फॉर 12 मंथ्स। 2 महीने का भाड़ा आपको मिला नहीं है, तो कितना महीने का भाड़ा मिला? 10 मंथ्स का भाड़ा मिला, तो 120 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10, तो इट इज कमिंग टू 100 रुपीज, और ये 40 रुपीज तो बोल दिया है, तो 360 माइनस 40 320। अब ये दोनों का हायर 120, ये दोनों का हायर 320। क्लियर? कैलकुलेशन ऑफ व्हेन देयर इज वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब क्या होता है? अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या होता है? अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब होता है टेनेंट वहां पर था, रहता था, रहा भी है, बट पैसा नहीं दे पाया। वैकेंसी का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी कुछ दिन के लिए खाली था, से टेनेंट छोड़ के गया, नया टेनेंट आने में खाली हो गया 2-3 महीना, उसको वैकेंसी कहलाता है। तो ऑब्वियसली लॉजिकल है ना कि वैकेंसी अगर प्रॉपर्टी में रहेगा तो आप वैकेंसी वाला पीरियड में रेंट टैक्स क्यों दोगे? आपको तो रेंट मिला ही नहीं है। द चैप्टर डील्स विद रेंटल इनकम। रेंट अगर मिला ही नहीं है तो हम लोग उसके ऊपर टैक्स क्यों देगा? इसलिए तो अनरियलाइज्ड रेंट भी माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ GAV व्हेन देयर इज वैकेंसी, इसमें आप देखो पॉइंट नंबर ए, सेकंड पॉइंट, कैलकुलेट वैकेंसी नहीं, रेंट कितना मिल रहा है वो। सर क्या फायदा? फायदा पॉइंट नंबर सी में, if ARR before vacancy is greater than equal to RER, then GAV is equal to ARR after vacancy. So what does it means? एकदम सिंपल वाला कॉन्सेप्ट समझो। सपोज आपका ARR बिफोर वैकेंसी 150 है, RER आपका 100 है। अब ऐसा सिचुएशन में आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे को टैक्स किसके ऊपर देना बोलता है? मतलब GAV कितना लेते हैं हम लोग? 150 लेते हैं। अगर वैकेंसी नहीं रहता तो हायर को लेना पड़ता है, क्योंकि हायर के हिसाब से हमको रेंट टैक्स देना पड़ेगा। तो 150 होगा तो मेरा टैक्सेबल इनकम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि जो हायर होता है उसमें दे दीजिएगा, तो हायर 150 होगा। अचानक हम उसको बोलते हैं सॉरी सर हम तो भूल गया था, मेरा प्रॉपर्टी वैकेंसी में वैकेंट था कुछ महीना के लिए। तो वैकेंसी को अगर हम लोग माइनस करते हैं ना सर, तो मेरा ARR आफ्टर वैकेंसी एग्जाम्पल है सर, ठीक है, ARR आफ्टर वैकेंसी 90 रुपीज आ रहा है सर। तो सर GAV हम लोग 90 के ऊपर टैक्स देते, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गुस्सा हो जाता है, अरे क्या बोल रहे तुम, हायर होता है तो तुम्हारा 150 होना चाहिए, लेकिन वैकेंसी है तो वैकेंसी के 90 हो जाता है, तो तुम 100 में चले जाओ। ये तो गलत बात बोला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तुम उनको पूछना सर अगर वैकेंसी नहीं होता तो आप तो मेरे को ARR वाला से ही टैक्स देते। बोला हाँ, अब यहाँ वैकेंसी हो जाता है तो इसमें मेरा क्या फॉल्ट है? मेरा एरिया में कोई आना नहीं चाहता, या अभी लॉकडाउन चल रही है, या किसी के पास पैसा नहीं है, तो दे डू नॉट वांट टू टेक रेंट।
तो इसीलिए मेरा पास पैसा आया है 90, तो आपको इसको लेना है। ये वैकेंसी के लिए मेरा कम हुआ, हम खुशी खुशी थोड़ी कम मिला है लिया है उन लोग से। तो इसीलिए जीएवी विल बी एआरआर आफ्टर वैकेंसी। अच्छा सर, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होता, मतलब एआरआर बिफोर वैकेंसी अगर 150 है और आरईआर 200 है, तो मेरा आरईआर ऑलरेडी ज्यादा है, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, मतलब आपको रेंज कितना मिलना चाहिए, आपको 200 रुपये रेंज मिलना चाहिए, लेकिन आपने 150 रेंट फिक्स किया है। ये तो आपने गलती किया है, या आपने जानबूझ के किया है टैक्स कम देने के लिए, शायद आपने जानबूझ के किया है, गलती किया है, या अपना रिलेटिव है इसलिए कम लिया। ये सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं देखेगा, वो देखेगा 200 रुपया मिलना चाहिए, आप कितना ले रहे हो, 150 रुपया ले रहे हो, तो हम 200 रुपया को ही मानेगा, तब जीएवी आरईआर हो जाएगा। वैकेंसी वैकेंसी वो देखेगा ही नहीं, क्योंकि आपका ऑलरेडी बिफोर वैकेंसी वो कम था। तो ये फोर्थ पॉइंट में हम लोग लिख लेता है, इफ एआरआर बिफोर वैकेंसी इज लेस देन आरईआर, then GAV is equal to RER. Please revise. Do this example. डायरेक्टली आरईआर कैलकुलेट करके हम दे रहे हैं, बिकॉज आरईआर कैलकुलेशन आपको आता है, सिंपल है। एक सेकंड जस्ट calculate GAV. Please try. Okay, so RER is nothing but ARR before vacancy, ARR after vacancy. So 1200 divided by 12 into 10. Since ARR before vacancy is more than RER, the answer will be ARR after vacancy. More than, equal to, whatever. So our answer is 1000. Very good. 2600, 2400. Before vacancy is already lower than RER. तो आफ्टर वैकेंसी मेरा क्या होगा, आफ्टर वैकेंसी में क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी आ जाए 2600 आंसर होगा, इक्वल लेट अगेन, विल एक्सप्लेन अगेन, जस्ट वेट। 3400, 3600, सॉरी 3600 माइनस 600 पर मंथ, 300 रुपया, 2 महीने का 600, 3000, तो ये पहले ज़्यादा था, तो ईयर आफ्टर वैकेंसी विल बी आंसर 60,000। इसका क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो ऑलरेडी कम था, तो आंसर विल बी RER।